15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब भारत का विभाजन हुआ था। आज इसके करीब 73 साल निकल चुके हैं और अगर हम साउथ एशिया के देशों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब चाहे वो पॉलिटिकल मैटर्स हो, डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स हो, मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, स्पोर्ट्स हो या फिर कोई और फील्ड, ये दोनों ही देश हमेशा से ही एक दूसरे से कंपटीशन में लगे रहते हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं। अगर बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लोरेशन की तो दोनों ही देशों में एक एक स्पेस एजेंसी मौजूद है। हमारे देश भारत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो है, तो वहीं पाकिस्तान में स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी कि सुपर को मौजूद है। आज के इस वीडियो के टाइटल को देखकर तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम इसरो और सुपर को दोनों के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। आई नो कि अब आप में से कई लोग ये कहोगे कि भाई इसरो तो सुपर को से कई गुना ज्यादा बेटर है, तो फिर इनके बीच में कंपैरिजन कैसा? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सुपरको की शुरुआत साल 1961 में हुई थी, जबकि इसरो इसके 8 साल बाद यानी कि साल 1969 में बना था। और क्या आपको पता है कि एक दौर ऐसा भी था जब सुपरको हमारे इसरो से कई गुना आगे चल रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सुपरको और आगे नहीं बढ़ सका और आज इसरो दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में शुमार है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्पेस एजेंसीज के बीच कंपैरिजन के साथ साथ इस बात पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक दोस्तों, इसरो की शुरुआत 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जबकि सुपर को इससे करीब 8 साल पहले 16 सितंबर 1961 को ही बन गया था, लेकिन इसकी फंक्शनिंग साल 1964 में शुरू हुई थी। इस तरह पाकिस्तान साउथ एशिया का पहला देश था जिसने अपना स्पेस एजेंसी स्टैब्लिश किया था। दोनों ही स्पेस एजेंसीज के एस्टैब्लिशमेंट के पीछे देश में स्पेस साइंस एंड रिसर्च का एनवायरनमेंट क्रिएट करना था और देश के यूथ फोर्स को सही डायरेक्शन देना था। सुपरको के पीछे मेहनत थी पाकिस्तान के पहले नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद अब्दुल सलाम की। उन्हें साल 1979 में इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थियरी में अपने योगदान के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। सुपरको की बनने की कहानी शुरू होती है साल 1958 में। अब्दुल सलाम उस समय के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ यूएस के दौरे पर गए हुए थे, जहां प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने उन्हें अपने अपोलो मिशन के बारे में बताया, जिससे कि वो सोवियत यूनियन को हराना चाहते थे। उन्होंने अब्दुल सलाम को अमेरिका का सारा स्पेस से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया और उन्हें पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही करने को इंस्पायर किया, जो आने वाले सालों में सच हो गया। अगर बात करें इसरो की तो साल 1920 से ही भारत और यहाँ के वैज्ञानिक स्पेस और साइंस की फील्ड में बड़े बड़े कंट्रीब्यूशंस कर रहे थे और विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा जैसे वैज्ञानिक देश में नए नए इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश करने में लगे हुए थे। साल 1957 में जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट लॉन्च की तो दुनिया भर के देशों को इस स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और इनमें से एक भारत भी था। और फिर साल 1962 में भारत में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इंकोस्पार की स्थापना की गई, जिसे साल 1969 में विक्रम साराभाई ने और आगे बढ़ाने की ठानी और उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की मदद से इसे इसरो में बदल दिया। और इस तरह विक्रम साराभाई को आज हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। 7 जून 1962 को सुपरको ने अपनी पहली कामयाबी हासिल की थी। इस दिन सुपरको ने रहबर 1 नाम के एक अनमैन्ड सॉलिड फ्यूल साउंडिंग रॉकेट को स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च किया था। इसे बलूचिस्तान के सोन मियानी टर्मिनल से लॉन्च किया गया था और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने उनकी मदद की थी। इस रॉकेट लॉन्च के बाद पाकिस्तान एशिया का तीसरा और दुनिया का 10वां देश बन गया था जिसने सक्सेसफुल स्पेस फ्लाइट की थी। साउंडिंग रॉकेट्स असल में एक तरह के रिसर्च रॉकेट्स होते हैं जिनमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो उन्हें धरती की सब ऑर्बिट तक ले जाते हैं। साल 1972 तक सुपरको लगभग 200 साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च कर चुकी थी, जबकि अगर बात करें भारत की तो पहला साउंडिंग रॉकेट 21 नवंबर 1963 को केरला के तिरुवनंतपुरम के थुम्बा नाम की जगह से लॉन्च किया गया था। ये इंकोस्पार के अंडर हुआ था। आपको बता दूं कि ये रॉकेट्स इंडिया में नहीं बनाए गए थे, बल्कि इन्हें यूएसए और रशिया से इंपोर्ट किया गया था। लेकिन साल 1980 तक इसरो ने अपना खुद का रॉकेट लॉन्च व्हीकल SLV-3 डेवलप कर लिया था।
अगर हम साल 1960 से 1970 के बीच में इन दोनों स्पेस एजेंसीज की समरी निकाले तो उस समय सुपर को इसरो से काफी ज्यादा आगे दिख रहा था और यूनाइटेड स्टेट्स उनकी काफी ज्यादा मदद भी कर रहा था। लेकिन फिर आया साल 1971, भारत पाकिस्तान का युद्ध, पाकिस्तान की करारी हार और बांग्लादेश का फॉर्मेशन। साल 1971 से लेकर 1980 तक का समय सुपार्को के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उन्हें जो इंटरनेशनल मदद मिल रही थी वो कम होने लगी। सरकार ने उनके फंड्स बंद कर दिए और जुल्फिकार अली भुट्टो ने पहले प्रेसिडेंट और फिर प्राइम मिनिस्टर रहते हुए सुपार्को के साइंटिस्ट को पाकिस्तान के एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट की ओर धकेलना शुरू कर दिया। उस दौरान सच कहूँ तो पाकिस्तान को भारत से बदला लेने के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। जबकि इस डिकेड में इसरो ने साल 1975 में अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट डेवलप भी की और रशिया की मदद से सक्सेसफुली लॉन्च भी की थी। साल 1980 की शुरुआत में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक और वहां के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक माने जाने वाले मुनीर अहमद खान ने एक बार फिर से सुपार्को को आगे बढ़ाने की कोशिश की और पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाने की बात कही। इसके लिए हजारों पाकिस्तानी साइंटिस्ट को इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स भेजा गया और वहां से ट्रेन कराया गया और फिर साल 1983 में पाकसैट नाम की एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए तैयारी शुरू हुई। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद बहुत ही गलत था। इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे एक वैज्ञानिक ने खुलासा किया कि पाकसैट को डेवलप करने का मकसद ग्राउंड स्टेशंस के ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट करना था। इससे वो भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम में गड़बड़ी करना चाहते थे और पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स को भारत में इंट्रोड्यूस करके भारत के लोगों पर कल्चरल काउंटर अटैक करना चाहते थे। जब प्रेसिडेंट जियाउल हक को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद करने के आदेश दे दिए। लेकिन मुनीर अहमद खान ने उन्हें कन्विंस किया और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मना भी लिया। हालांकि उनका ये मिशन कभी भी पूरा नहीं हो पाया। 16 जुलाई 1990 को सुपार्को ने पाकिस्तान की पहली सैटेलाइट बादर-1 को चाइनीज स्पेस एजेंसी CNSA की मदद से स्पेस में भेजा था। जबकि इसरो ये अचीवमेंट साल 1975 में ही प्राप्त कर चुके थे। 1995 में उन्होंने शाहीन-1 नाम का एक स्पेस बूस्टर डेवलप किया था जो कि पाकिस्तान का पहला स्पेस बूस्टर था। आपको बता दूं कि स्पेस बूस्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे धरती के लो ऑर्बिट तक स्पेसक्राफ्ट को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साल 1999 में जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में बड़ा रोल निभाने वाले अब्दुल कादिर खान ने प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ से घौरी-1 स्पेस बूस्टर को लॉन्च करने की इजाजत मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बाद में 2001 में रशिया की मदद से इसे लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2003 में सुपार्को ने $50 लाख में एक अमेरिकन सैटेलाइट बिल्डिंग फर्म ह्यूग सैटेलाइट सिस्टम्स को खरीदा था। दरअसल इस फर्म ने इंडोनेशिया के लिए एक सेकेंड हैंड सैटेलाइट बनाई थी जो बैटरी प्रॉब्लम के कारण कुछ घंटे ही टिक पाई थी। बाद में इस फर्म ने उस सेकेंड हैंड सैटेलाइट को सुधार कर पाकिस्तान को दे दिया जिसे पाकसैट-1 के नाम से लॉन्च कर दिया गया। साल 2004 में पाकिस्तान ने पाकसैट-1 रिप्लेसमेंट नाम की एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च की थी। साल 2005 में परवेज मुशर्रफ ने सुपार्को को एक बार फिर से दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसीज के लेवल पर खड़ा करने की बात कही। लेकिन सुपार्को को कभी भी कांस्टेंट फंडिंग नहीं मिली और गवर्नमेंट का सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिला। 9 जुलाई 2018 को चाइना ने CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान की 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स PRSS-1 और पाकटेस-1A लॉन्च की थी। और वहीं अगर बात करें हमारे देश भारत की तो इस पूरे दौर में भारत ने चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, मंगलयान और ना जाने कितने ही स्पेस और सैटेलाइट मिशंस कंप्लीट किए हैं। आज इसरो के पास ऐसे ऐसे लॉन्चिंग व्हीकल्स है जिनका पूरा दुनिया लोहा मानता है और बड़े से बड़े देश इसके लिए इसरो का रुख करते हैं। अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो सुपार्को के एडमिनिस्ट्रेटर है मेजर जनरल आमिर नदीम और वहीं इसरो के हेड हमारे के सिवान सर है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, वहीं सुपार्को का हेडक्वार्टर कराची में है। इसरो का एनुअल बजट $1.9 बिलियन है जबकि सुपार्को का एनुअल बजट सिर्फ $31 मिलियन ही है। मतलब हमारे इसरो से 60 गुना से भी ज्यादा कम।
एक तरफ जहां इसरो फ्यूचर में गगनयान मिशन के द्वारा इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाला है और दूसरे कई मिशंस के द्वारा मून, मार्स, सन और सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स को स्टडी करने वाला है, वहीं पाकिस्तान के सुपरको ने फिलहाल अपने लिए एक ही लक्ष्य रखा है और वो है साल 2040 तक 5 जियो सैटेलाइट्स और 6 लियो सैटेलाइट्स को लॉन्च करना। दैट्स इट। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपके अनुसार ऐसे क्या रीजंस थे जिनकी वजह से सुपरको डेवलप नहीं कर पाया, जबकि इसरो आज दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में शुमार है? अपने राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर देना। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया है तो करके रहो यार, जल्दी जाके हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए